जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जो सारे का सारा चैप्टर हमारा प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्रोडक्शन किस चीज़ को कहा जाता है। तो नीचे उसने उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें बता रहा है, कहता है एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज पीपल एंड मशीनरी टू कन्वर्ट मटीरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है वो तरीक़ेकार जिसकी मदद से हम अपने रिसोर्सेज जो है उनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब रिसोर्सेज से मुराद उसने आगे लिखा हुआ है, रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज से मुराद लोग और मशीनरीज हैं, ठीक है। और उसके आगे वो लिखा हुआ है टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो खाम माल है उसको ख़त्मी शक्ल देते हैं, टू फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि जो है वो अपनी असली हालत में आ सके और हम उसको इस्तेमाल कर सकें। अब फिनिश गुड्स क्लियर करवा देता हूँ कि यहाँ पर फिनिश गुड्स से मुराद क्या चीज़ है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने एक लकड़ी जो है उसको परचेज़ की है, और लकड़ी को परचेज़ करने के बाद मैं उसकी मदद से चेयर बनाना चाहता हूँ। तो जब तक चेयर अपनी असल हालत में बन नहीं जाएगी तब तक हम उसको फिनिश गुड्स का नाम नहीं दे सकते। तो इसलिए वो कहता है कि लकड़ी को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आप लोगों ने चेयर के अंदर। तो ये कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है वो सारे का सारा कहता है कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो नीचे से डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या चीज़ है। बेसिकली कहता है मैनेजिंग पीपल, लोगों को मैनेज करना, एंड मशीनरी। ऊपर वाली ही डेफिनेशन है, बस उसे थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, जिसमें कहता है कि लोगों को मैनेज करना और मशीनरी जो है, इन चीज़ों को, ताकि हम अपने मटेरियल को कन्वर्ट कर सकें फिनिश गुड्स के अंदर। तो जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं कि वो आप लोगों के प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहलाती है। अब प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर ना तीन चीज़ें जो है वो हमारे पास यहाँ पर होती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है इनपुट, दूसरे नंबर पे आ जाती है जिसका नाम है कन्वर्जन प्रोसेस, और तीसरे नंबर पे फिर हमारे पास आती है आउटपुट। कन्वर्जन प्रोसेस का दूसरा नाम इसे फॉर्मेशन का भी दिया जाता है। अब इनपुट क्या चीज़ है, आपके रिसोर्सेज। ऊपर उसने रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पर आप लोगों को बताया भी था कि रिसोर्सेज से मुराद आप लोगों की मशीनरीज वगैरह, ठीक है, और रॉ मटेरियल वगैरह, ये सारे का सारा जो है वो यहाँ पर आ जाता है। कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर वैल्यू ऐड, यानी कि यहाँ पर फिर हमारे मजदूर आ जाते हैं और मजदूर आके जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है आउटपुट, और आउटपुट क्या है, या तो वो कोई जो चीज़ बना रहे हैं वो चीज़ आप लोगों तक पहुँचा दी जाती है, या जो सर्विसेज हैं वो आपको क्या की जाती हैं, फ्राहम कर दी जाती हैं। नीचे उसे प्रोडक्शन सिस्टम की एक डायग्राम जो है वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की हुई है, जिसको मैं जूम करके आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा गाइड कर देता हूँ। देखें इसने सबसे पहले नंबर के ऊपर वो क्या कह रहा है, कहते हैं जी लेट्स सपोज कंप्यूटर फैक्ट्री है, और यहाँ पर हम कोई चीज़ तैयार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है, कहता है प्राइमरी इनपुट क्या है, कहता है आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, कंप्यूटर मेमोरी होनी चाहिए, कंप्यूटर की चिप होनी चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, उसका जो केस है यानी कि उसकी जो बॉडी है वो होनी चाहिए, पावर सप्लाई जिससे उसको बिजली जानी है वो, आप लोगों का DVD रूम, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर लगती हैं। जब तक आपके पास वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तब तक उसके ऊपर मजदूर जो है वो काम नहीं कर सकते। जब ये सारी चीज़ें आ जाती है तो फिर आगे देखो उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, और जिसके अंदर वो क्या कह रहा है, कहता है असेंबलिंग कंपोनेंट्स। फिर क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें आ जाती है तो हम इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, जोड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर आखिर उसने आगे देखें आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, कहता है फिर उसके बाद आउटपुट के अंदर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर। फिर हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर की शक्ल में ले आते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको लैपटॉप की शक्ल में ले आते हैं। तो बेसिकली यही है कि एक चीज़ को बनाने से पहले उस चीज़ से रिलेटेड जो जो चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल होनी है, जब तक वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के पास नहीं होंगी तब तक जो है वो आप लोग उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते, और उसका आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट वगैरह भी नहीं होता। सेम इसी तरीके के साथ इसे यहाँ पे 4 से 5 एग्जांपल्स दी हुई हैं, और हर एग्जांपल के अंदर से इसी तरह की चीज़ें जो यहाँ पर बताई हुई हैं। लाइक एक मिड में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंटल स्टोर। कहता है जी डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हमारे पास बिल्डिंग होनी चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, मर्चेंडाइजेस चीज़ें, जो चीज़ें आपने वहाँ पर सेल आउट करनी है वो चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। और फिर आगे वो कह रहा है, कहता है पर्सनल, सप्लायर्स और सप्लाईज, और आगे उसने क्या लिखा हुआ है यूटिलिटीज़। कहता है बिजली वगैरह वहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, आपके डिस्प्ले वहाँ पर लगे होने चाहिए, यानी कि काउंटर वगैरह आपके सारे के सारे वहाँ पर बने होने चाहिए। अगर आप लोगों ने वहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर कोड वगैरह का इस्तेमाल किया तो उसको कोड को स्कैन करने के लिए आपके स्कैनर वहाँ पर जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर अट्रैक्टिंग कस्टमर, फिर आपने कस्टमर को एक बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जब कस्टमर आपके पास आना शुरू हो जाएगा तो फिर आगे क्या कह रहा है, मर्चेंडाइजेस सोल्ड, आपकी चीज़ें जो है वो क्या आनी शुरू हो जाएंगी, बिकनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारे का सारा उसने यहाँ पर जो आप लोगों को डिफाइन किया हुआ है वो प्रोडक्ट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया हुआ है। अगले नंबर पे वो बता रहा है, कहता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शन। कहता है कि आप ये बताएं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी क्या अहमियत है। अगर उसकी बात की जाए तो बेटा जो प्रोडक्शन है उसकी बड़ी अहमियत जो है वो यहाँ पे कंसीडर की जाती है, क्योंकि जारी बात है
आप चीज़ें बनाएंगे, बनाने के बाद चीज़ें बिकेंगी तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे कर सकेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को सैलरीज आप लोगों ने पे करनी है। अगर किसी से आपने कर्जा लिया, आपने उसका कर्जा उसको वापस करना है। इसके साथ साथ आप लोगों के जो मालिक हैं वो भी बिज़नेस के अंदर से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है, जब तक प्रोडक्शन आप लोगों की नहीं होगी तब तक ये सारे के सारे काम भी पॉसिबल नहीं है। तो इसने नीचे देखें क्या कह रहे हैं, कहता है अ वाइटल फंक्शन, कहता है ये एक वाइटल फंक्शन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके अंदर, इज नेसेसरी फॉर जनरेटिंग मनी टू पे एम्प्लॉयज़, लैंडर्स एंड स्टॉक होल्डर। देखने से वही बात इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने डिफाइन की हुई है। कहता है इफेक्टिव प्रोडक्शन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें कि जो एक अच्छा तरीक़ेकार है जिसके अंदर रहते हुए हम चीज़ों को जो है वो तैयार वगैरह करते हैं, तो कहता है उस तरीक़ेकार के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो प्रोडक्शन कैसे करते हैं। कहता है लोअर अ फर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहता है उनकी कोशिश होती है कि कम अखराजात के अंदर हम इदारे को जो है वो चीज़ बना कर दें। अब कम अखराजात का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। आगे देखें तो उसने क्या लिखा हुआ है, बूस्ट द क्वालिटी ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है स्पीड के साथ चीज़ आप लोगों ने बनानी है लेकिन उसकी क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं किया जाता। उनकी कोशिश ये होती है कि इदारे के अखराजात कम हो। लेट्स सपोज मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हम एक बॉल पॉइंट जो है वो मार्केट से परचेज़ करते हैं और जो बॉल पॉइंट है वो 10 रुपये का है। अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर नोट करें, वो जो 10 रुपये का बॉल पॉइंट हम लोग मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं, क्या कंपनी का बनाने का खर्चा भी 10 रुपये का? जारी बात है कंपनी का खर्चा उसमें कम पैसों का है। कंपनी उसके अंदर जो है वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख रही है, तो वो आप लोगों को सेल आउट कर रही है ना। तो यही उसकी कोशिश है कि अखराजात हम इदारे के कम करवाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन जो है वो करके वहाँ पर फ्राहम कर सकें। थर्ड पॉइंट के अंदर कह रहा है, कहता है अलाउ इट टू रिस्पॉन्ड डिपेंडेबली टू कंज्यूमर डिमांड। कहता है ये सारी की सारी जो प्रोडक्शन है ना वो आपकी कंज्यूमर की डिमांड के साथ बेस करती है। अगर आपके कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें प्रोडक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी डिमांड कम होगी तो हम लोगों को प्रोडक्शन भी वहाँ पर क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। और आखिर में से यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, कहता है एनेबल इट टू रीन्यू इटसेल्फ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। और फिर जारी बात है जब हमें प्रोडक्शन करनी आती होगी तो हमें अगर कोई नए तरीके से भी प्रोडक्शन करनी पड़ जाए तो हमें उसमें किसी किस्म का कोई मसला वगैरह पेश नहीं आता। नेक्स्ट उसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है मैन्युफैक्चरिंग के ना 3 तरीक़ेकार होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग तरीक़ेकार उसे यहाँ पर बताया मैं। सबसे पहले बता रहा कहता है मैस प्रोडक्शन होती है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन होती है और कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्शन। ये 3 तरह की प्रोडक्शन इस्तेमाल की जाती है। मैस प्रोडक्शन क्या होती है कि हम एक ही बारी में लार्ज लेवल के ऊपर यानी कि हाई बड़े पैमाने के ऊपर जब हम चीज़ें तैयार कर लेंगे, इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि हम चीज़ें कितनी तैयार करेंगे। बस आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी अगर तैयार कर लें, लाइक अगर मैं इसको छोटे से अल्फाज में यहाँ पे कहूँ कि हम कंटेनर के कंटेनर जो है वो सामान के क्या कर लेंगे, यहाँ पर तैयार कर लेंगे, तो इसे हम लोग नाम देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वो मैस प्रोडक्शन हमारी कहलाती है। कि लार्ज अमाउंट थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन आप लोगों ने जो है वो क्वालिटी को भी जहन में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो अपनी क्या करनी है, चीज़ों को तैयार करना है। तो अगले नंबर इसको हम लोग यहाँ पे मैस प्रोडक्शन का नाम देते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लार्ज स्केल के ऊपर। लेट्स सपोज इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का जो है वो सिचुएशन चल रही है, उसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। इन केस अगर मैं कहता हूँ कल को पाकिस्तान जो है वो उसकी मेडिसिन तैयार कर लेता है, तो पाकिस्तान जारी बात है जब पहली बारी में जानी है तो दुनिया में हर जगह पर वो मेडिसिन यूज़ होनी है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो उसको तैयार करवाएगा ताकि हर जगह के ऊपर वो उसको आसानी से क्या कर सके, पहुँचा सके। तो ये मैस प्रोडक्शन का पार्ट होता है। फिर आ जाती है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन की डेफिनेशन में एक वर्ड है, पहले मैं वो वर्ड आपको रीड करवा दूं। कहता है प्रोड्यूसिंग स्मॉलर बैचेस। यहाँ पे उसने वर्ड बैचेस का इस्तेमाल किया है। बैचेस क्या होते हैं, बेसिकली हम पूरे दिन में काम के ना थोड़े से आवर्स अपने डिफाइन कर लेते हैं कि लाइक हम लोग एक वक्त में ही सारी की सारी चीज़ें तैयार नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी रेस्ट देकर फिर चीज़ों को तैयार करेंगे। लेट्स सपोज हम पहले 2 से 3 घंटे जो है वो काम करेंगे, जितनी चीज़ें उसके अंदर बन गई 1 घंटे का रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा से 2-3 घंटे हम लोग मुसलसल काम करेंगे, जितनी चीज़ें बन गई उसके बाद फिर जो है वो हम 1 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा से काम करेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारी की सारी फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन का पार्ट है। अगर आपने कभी उसके ऊपर नोट किया हो तो उसके ऊपर बैच नंबर 1 लिखा होता है। अब इस बैच नंबर गैप के साथ चीज़ों को तैयार करने के पीछे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसके ऊपर ना अगर उस 3 घंटे के दरमियान या 4 घंटे के दरमियान जितने आपने प्रोडक्शन किया, अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमें पता होता है कि अच्छा यार ये चीज़ हमने इस टाइम पर तैयार की थी तो हमने इस चीज़ को जो है वो सारी की सारी चीज़ को कहाँ कहाँ पर सप्लाई किया हुआ है। तो हमारे लिए इस तरह का जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए
जो हमारी गुड्स होती हैं उनकी हमें इन्फॉर्मेशन आती जाती है कि यार ये वाला सामान जो है वो इस वक्त सही बिक गया, ये वाला सामान जो है इसकी हमें कंप्लेन आई थी। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है, कहता है प्रोड्यूसिंग स्मॉलर बैचेस यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। कहता है फिर हम इसमें टेक्नोलॉजी और लोगों की मदद से जो है वो सारी की सारी क्या करते हैं, चीज़ों को तैयार करते हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर अगर बात की जाए तो कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, जैसे कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन भी हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त मैटर करती है, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है, मैन्युफैक्चर के साथ है। कस्टमर को अगर कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वो डायरेक्ट अगर कॉल करेगा तो किसको करेगा, मैन्युफैक्चर को करेगा। इसकी जो सबसे बड़ी इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर एग्जांपल है, वो जितने फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे के सारे इसकी एग्जांपल हैं। लाइक अगर हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो डायरेक्ट हम कॉल किसको करते हैं, कंपनी वाले को कॉल करते हैं, जनाब हमें इतनी जो है वो क्वांटिटी चाहिए। अगर उसके पास पड़ी होगी तो वो उसी वक्त आपको जो है वो बना कर देगा, नहीं होगी तो वो कहेगा सर इस वक्त जो है वो स्टॉक हमारा शॉर्ट हो चुका हुआ है, या इस वक्त हमारी शॉप जो है वो क्या हो चुकी हुई है, बंद हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारी कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक इसके साथ है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आप लोगों के मैन्युफैक्चर के साथ होता है। अगले नंबर पर कह रहा है, कहता है टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर हम टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें तो आज के दौर में काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन के लिए उन्होंने क्या किया है, रिबोर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ। तो सबसे पहले हेडिंग रिबोर्ड्स है। कोई हाँ किसी जगह के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर जो है वो काम किया जाता है, किसी जगह के ऊपर वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और किसी जगह के ऊपर क्या किया जा रहा है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये 4 तरह के हमारे तरीक़ेकार हैं जिसकी बेस के ऊपर इस वक्त ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो प्रोडक्शन की जा रही है। और ये लाजमी नहीं कि ये प्रोडक्शन का तरीक़ेकार हर कोई यूज़ कर रहा है, नॉर्मली इसमें से कोई एक तरीक़ेकार जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ है रिबोर्ड्स। अब रिबोर्ड्स क्या चीज़ है, कहता है प्रोग्रामेबल मशीन। कहता है ये बेसिकली एक मशीन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, रीप्रोग्रामेबल कर देते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, कहता है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग रूटीन जॉब एंड मैनिपुलेटिंग मटेरियल, जिसको हम बता देते हैं कि डेली बेसिस पर हम लोगों ने काम क्या करना है। और इसके रिबोर्ड्स की मदद से काम करने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ताकि हम अपने जो मटेरियल है ना उसको प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ कर सकते हो। बाहर के ममालिक में लेट्स सपोज जापान वगैरह के अंदर कई रेस्टोरेंट्स के अंदर इस वक्त जो है आप लोगों के जो वेटर्स हैं वो बेसिकली रिबोर्ड्स हैं। अभी रिसेंटली चाइना ने 2 दिन पहले जो है अपनी एक कार इंट्रोड्यूस करवाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप टैक्सी अपनी बुलाते हैं तो वो टैक्सी आप लोगों की विदाउट ड्राइवर होगी। और उनका वो टेस्ट जो है वो कामयाब भी हुआ है कि आप जैसे हम यहाँ पे उबर वगैरह मंगवाते हैं, उबर और करीम वगैरह मंगवाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, आपने बैठना है। और वो सारे का सारा कंप्यूटराइज बेस उन्होंने किया हुआ, उसके अंदर सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, उसको बाकायदा जो है वो पीछे से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये होता है रीप्रोग्रामेबल मशीन, जिसको सारे का सारा बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने काम जो है वो किस तरीके के साथ करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है जिसमें बता रहा है, कहता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो आज के दौर में जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं वो सारे के सारे अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले कंप्यूटर के ऊपर जो है उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट किस तरह का वहाँ पे किया जाता है, कहते हैं टू डिज़ाइन पार्ट एंड बिल्ड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन फास्टर एंड विद फ्यू मिस्टेक्स। कहते हैं आपने जो चीज़ बनानी होती है पहले आप उस चीज़ का सारा फार्मूला अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन आपको उसी वक्त बता देती है कि जो प्रोडक्ट बनाई गई है उसके अंदर कोई मिस्टेक, किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो तो वो हमें वहाँ पर उसी वक्त क्या होती है, पता चल जाती है। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है, कहता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अगेन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है, हम अपने वर्कर्स को जो है वो थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है प्रोडक्शन फैसिलिटी दैट वर्कर्स कैन क्विकली मॉडिफाई टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसमें हम अपने कस्टमर को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं कि जी आप जो है वो एक वक्त में एक जैसी प्रोडक्ट नहीं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको बनाने के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिबोर्ड्स और कंप्यूटर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जो पहले 2 पॉइंट्स अगर हम उन दोनों को यहाँ पर इकट्ठा कर लें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें टू हेल्प वर्कर्स डिज़ाइन प्रोडक्ट, ताकि आपके वर्कर जो हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी डिज़ाइन वगैरह बनाने में उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, मशीनरीज को कंट्रोल किया जा सके, रॉ मटेरियल जो है उसको हैंडल किया जा सके, यानी कि उसको वेस्टेज जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो कहते हैं अगर आप रिबोर्ड्स या किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने लेबर, अपनी जो वर्कर्स हैं उनको कोई फैसिलिटी फ्राहम करते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है वो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो क्या हो जाती है, वो पार्ट हो जाती है। अगले नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है द जॉब ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर।
या प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बेसिकली अगर हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करते हैं तो प्रोडक्शन के जो मैनेजर्स हैं वो अपने काम को 4 हिस्सों के अंदर जो है वो क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। आज इसमें से हम लोग जो है वो 2 को अपने रीड करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास जिसमें कहता है प्लानिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले तो उन्होंने जो काम करना है, किस तरीके से करना है, किस तरह से लेकर चलना है, क्या चीज़ बनानी है, सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग होने के बाद फिर किया जाता है सिलेक्शन की जाती है लेआउट की। फिर लेआउट बेसिकली काम करने का तरीक़ेकार है कि उसका काम फिर होगा किस तरीके के साथ। उसके बाद फिर क्या होती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है कि अभी कि चलें अब हम लोगों ने आपको तरीक़ेकार बता दिया, अब इसके ऊपर अमल करें और काम करना जो है वो आप लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और फिर आखिर में हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। और फिर चेक किया जाता है कि जो काम जिस तरह से बताया गया था क्या काम वैसे ही किया गया कि नहीं किया गया। 4 तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले को यहाँ पे रीड कर हैं, कहते हैं प्लानिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले क्या रहा है, चूज़ व्हाट गुड और सर्विसेज टू ऑफर कस्टमर। देख लें वही बात ऊपर आ गई जो भी मैंने कही है। प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि हमने पहले ये देखना है कि हमने अपने कस्टमर को क्या चीज़ जो है वो फराहम करनी है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे हमारा कस्टमर जो है वो हमारी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाए। और जब हम लोग इस चीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर वो क्या कहता है कन्वर्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट आइडिया इनटू फाइनल स्पेसिफिकेशन। और फिर जब हम एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो हम उसको फिर क्या करते हैं, उसको फाइनल शेप की तरफ लाने के लिए फिर अपने इकदाम करने शुरू कर देते हैं। फिर देखते हैं कि अच्छा यार अगर ये प्रोडक्ट बनानी है तो इस प्रोडक्ट के लिए हमें रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से परचेज़ करना पड़ेगा, लेबर हमारे पास कहाँ से आएगी, उसके बाद इसको बनाने के ऊपर हमारे अखराजात कितने हो जाएंगे, इसमें मशीनरी कौन कौन सी यूज़ हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो ये सारे का सारा इसके अंदर आ जाता है। और फिर आखिरी इसके अंदर जो मेन पॉइंट है जिसमें कहता है डिज़ाइन द मोस्ट एफिशिएंट फैसिलिटी टू प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट। और फिर हम अपने जो बेस्ट वर्कर्स होते हैं ना उनको लेकर आते हैं ताकि वो इस प्रोडक्ट को बनाकर जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट करें। अगले नंबर पे हमारे पास आता है जिसका नाम है जी लेआउट की अगर बात की जाए तो लेआउट को हम 4 हिस्सों के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जिसका नाम है प्रोसेस लेआउट। सेकंड हमारे पास आता है जिसका नाम है प्रोडक्ट लेआउट। फिर तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आता है जिसका नाम है तीसरे नंबर वाले का फिक्स पोजीशन लेआउट। और चौथा हमारे पास आता है कस्टमर ओरिएंटेड लेआउट। तो ये 4 तरह के हमारे पास जो हैं वो लेआउट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जिसका नाम है प्रोसेस लेआउट। अगर प्रोसेस लेआउट की बात की जाए तो प्रोसेस लेआउट की वो डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ और फिर आसान अल्फाज में समझा भी देता हूँ। कहते हैं प्रोसेस लेआउट ग्रुप्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अगर इसकी यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर होता बेसिकली ये है कि हम यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बैजेस के अंदर काम करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि लेट्स सपोज जैसे अगर इसके थोड़ा सा जूम करके मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे इसकी डायग्राम एक शो की हुई है प्रोसेस लेआउट की, उसने वो लॉन्ड्री की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि लॉन्ड्री में सबसे पहले जो है वो क्या किया जाता है, कपड़ों को रिसीव किया जाता है। फिर कपड़ों को रिसीव करने के बाद उनको तरतीब लगाई जाती है। तरतीब लगाने के बाद फिर उनको वॉश किया जाता है। जब वो खुश्क हो जाते हैं फिर उसके बाद उनकी प्रेसिंग की जाती है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ से वो कपड़ा आया होता है वहाँ पे वो कपड़ा उन्होंने पहुँचाना होता है। उसकी डिलीवरी के लिए उसको पैक करके उसको लोड किया जाता है और जहाँ जहाँ से ऑर्डर आया होता है वहाँ पे वो ऑर्डर वापस पहुँचा दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा प्रोसेस लेआउट है जिसमें हम अपने काम को जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करके हम अपने करेंगे कि पहले एक बंदा कर लेगा, फिर दूसरे के पास आएगा, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास। अगले नंबर पे हमारे पास जो आता है उसका नाम है विद द नेम ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। अगर प्रोडक्ट लेआउट की हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो प्रोडक्ट लेआउट का यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्ट चीज़ जो है उसके बनाने के हवाले से, चीज़ जब प्रोडक्ट लेआउट की बात की जाती है तो चीज़ कोई एक बंदा नहीं बनाएगा, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग जो हैं वो चीज़ को बनाने में इन्वॉल्व होंगे। लाइक पहले एक बंदा चीज़ को बनाएगा, वो बनाकर उस चीज़ को अगले दूसरे वाले को देगा, फिर दूसरे वाला काम करेगा, देन उसके बाद तीसरे वाले को मिलेगी, तीसरे वाला आगे से चौथे वाले को देगा। यहाँ पर तो वैसे उसने कार की एग्जाम्पल दी हुई है लेकिन मैं आपको आसान एग्जाम्पल में यहाँ पे बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी हमने शूज़ बनाने हैं, तो शूज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमारा मालिक क्या करेगा, हमें लेदर परचेज़ करके दे देगा। और जो लेदर परचेज़ करके देगा उसके बाद वो पूछ लेगा हाँ जी जनाब बताएं कैसे कितने जो है वो शूज़ बन जाएंगे। अब जारी बात है अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर देखें तो जो प्रोडक्ट्स है, जो वो शूज़ हमसे कहेगा, हम उससे पहले पूछेंगे सर कौन से नंबर वाला आपने जो है वो जूता इसके अंदर से बनवाना है, उसके हिसाब से फिर हम उसका बता देंगे सर इसकी कटिंग करें तो इतनी चीज़ें बन जाएंगी। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोड कर देते हैं कि लेट्स सर मैं उसको कहूँगा कि 50,000 जो है वो शूज़ बन जाएंगे। तो फिर पहला काम क्या होगा, 50,000 शूज़ की कटिंग की जाएगी। कटिंग करने के बाद फिर अगले वाले को दे दिया जाएगा, वो उसके ऊपर उसकी डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। डिज़ाइनिंग का काम करने के बाद फिर उससे अगले वाले को दे दिया जाएगा, अगले वाले वर्कर को। अगले वाला
वर्कर उसकी असेंबलिंग का काम करेगा और फिर उसके बाद जब वो असेंबलिंग कर लेगा, असेंबलिंग के बाद फिर उसे अगले वाले को दे दिया जाएगा जो उसकी पैकिंग और उसके ऊपर पॉलिशिंग का जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आसान अल्फाज में जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, कहता है प्रोडक्ट लेआउट सेटअप प्रोडक्शन इक्विपमेंट अलोंग अ प्रोडक्ट फ्लो लाइन। यहाँ पर इसने बताया हुआ कि चीज़ बनाने के लिए एक लाइन है, एक प्रोसीजर है जिसको हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। एंड द वर्क इन प्रोसेस मूव अलॉन्ग विद लाइन पास वर्क स्टेशन। जो काम हमें पिछले डिपार्टमेंट से जितने का आएगा हम उतने के ऊपर ही करेंगे। लेट्स सपोज जैसे मैंने कहा कि हमने 50,000 जो है वो शूज़ बनाने हैं, तो कटिंग तो 50,000 की हो गई, लेकिन जब डिज़ाइनिंग वालों के पास गया तो डिज़ाइनिंग वालों ने हमें पहले दिन 10,000 जूतों के ऊपर डिज़ाइनिंग करके दी। तो जब अगले वालों के पास जाएगा वो 10,000 के ऊपर काम करेंगे, वो 50 पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उनके पास पूरे 50,000 50,000 जूते जो हैं उनकी डिज़ाइनिंग होकर कंप्लीट होकर नहीं है। तो जितना पिछले डिपार्टमेंट की तरफ से सामान आता है हम उतने के उतने सामान के ऊपर क्या करते हैं, चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं। फिर आ जाता है फिक्स पोजीशन लेआउट। फिक्स पोजीशन लेआउट में क्या होता है, यहाँ अगर इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर बात करें तो फिक्स पोजीशन लेआउट में जो काम करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि हर चीज़ आपको एक ही जगह के ऊपर मिलेगी। एक ही जगह के ऊपर आप लोगों को सारे का सारा मटेरियल जो है वो क्या किया जाता है, फ्राहम कर दिया जाता है। एक ही जगह के ऊपर हर तरह का बंदा आप लोगों को अवेलेबल होता है। अगर मैं कहूँ कि भी ओवरऑल प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक ही जगह के ऊपर खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो देन उसे हम लोग नाम देते हैं, वो आपका कहलाता है फिक्स पोजीशन लेआउट। जैसे डेफिनेशन में कह रहा है फिक्स पोजीशन लेआउट प्लेस द प्रोडक्ट इन वन स्पॉट। यहाँ पे जितनी भी चीज़ है वो सारी की सारी एक ही जगह के ऊपर बनेगी। एंड वर्कर्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट कम टू इट। बस हमें क्या चाहिए होता है, हमारे वर्कर्स चाहिए होते हैं। वर्कर्स के बाद हम लोगों को इक्विपमेंट वगैरह जो है और साथ में हमें मटेरियल वगैरह जो है वो यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। जैसे न्यूज़पेपर की अगर बात की जाए तो न्यूज़पेपर के अंदर हमारे पास जो है वो मशीनरी होती है। मशीनरी के साथ साथ जो है वो हमारे पास वहाँ पे वर्कर्स होते हैं और पेपर और इंक होती है उसके अंदर। हम लोगों ने पेपर को उसके अंदर लगाना है, उसके बाद पेपर को लगाने के बाद जो चीज़ उसके ऊपर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं उसके हमारे पास जो है वो वहाँ पे स्लाइड्स अवेलेबल होती हैं। बेसिकली ये हमारे पास डाई की शक्ल के अंदर होती हैं, जिसको हम लोगों ने पहले से जो है उसका प्रिंट निकाल के रखा होता है। हमने उसको मशीन के अंदर लगाना है, मशीन ने क्या करना है, उसके प्रिंट वगैरह निकालने वहाँ से शुरू कर देने हैं। तो ये बेसिकली फिक्स स्पॉट जो है वो आप लोगों की यहाँ पे कहलाती है कि जितना भी काम होगा वो सारे का सारा एक ही जगह पर होगा। आप लोगों को कहीं पर मूव होना नहीं पड़ता या प्रोडक्ट को कहीं किसी दूसरी जगह पे मूव होना नहीं पड़ता। इसमें मशीन के अंदर ही हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लाइक आपकी मशीन ने ही सब कुछ करना है। लाइक पेपर आपने लगाना है, उसके कटिंग भी उसने खुद ही करनी है, उसके बाद उसके जो क्या नाम है उसका फोल्डिंग है वो भी सारी की सारी उसी के अंदर से होकर आनी है। आप लोगों ने जस्ट अपने पेपर, अपने जो लेबर है, अपने जो वहाँ पे जो आपके पास स्लाइड्स आती हैं वो, जिन्हें मैंने पहले बताया डाई की शक्ल के अंदर होती हैं, और आखिरी चीज़ कि आप लोगों ने जो इंक उसके अंदर यूज़ करनी है वो सारी की सारी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो आपका सारे का सारा काम आसानी से हो जाता है। और आखिरी हमारे पास जो आती है वो है कस्टमर ओरिएंटेड लेआउट। अगर कस्टमर ओरिएंटेड लेआउट की हम लोग यहाँ पर बात करें तो आज के दौर में जो हमारा कस्टमर है ना वो बेसिकली चाह रहा होता है कि उसको तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही छत के तले मिलें। तो ये बेसिकली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ऊपर वाला जितना भी है वो सारे का सारा प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन नीचे वाला जो है वो आपके कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लाइक जैसे कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारे पास हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कुछ इसके अंदर जो है वो आपके इंक्लूड हैं, क्योंकि इसने जो नीचे डायग्राम के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है वो हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया हुआ है, इसलिए मैं एग्जांपल भी उसी की दे रहा हूँ। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम लोगों को एंट्री के ऊपर, जहाँ से हम लोग अंदर एंटर होते हैं, एंट्री के फ़ौरन बाद एक तरफ जो है वो हम लोगों को नज़र आता है कि जहाँ पर उन्होंने एमरजेंसी का बनाया होता है कि जनाब ये एमरजेंसी है, आप लोगों ने सबसे पहले एमरजेंसी में जाना है। उसके लिए एक जगह पे आपकी जो है वो साथ ही आप लोगों को वहीं पर पार्किंग मिल जाती है। पार्किंग के बाद जो है वो आपको, जैसे ही आप एमरजेंसी में जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते हुए आपको देखा जाता है कि अगर आपकी जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है तो आपको जो है वो फिर रूम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आप लोगों ने किसी किस्म के कोई टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं तो वो टेस्ट वगैरह के लिए लैब वगैरह वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। खाना वगैरह अगर आपको भूख वगैरह वहाँ पे लगी हुई है तो कैंटीन वहाँ पर आपकी अवेलेबल होती है। इसी तरीके के साथ अगर आपने मेडिसिन वगैरह लेनी है तो मेडिसिन के लिए भी आप लोगों के जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर बनाए जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो आपको एक ही छत के तले मिल रही हैं, कस्टमर को मिल रही हैं, तो देन उसे कस्टमर ओरिएंटेड लेआउट कहा जाता है। आज के दौर में कस्टमर जो है वो बेसिकली इसी प्रोसीजर को जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक करते हैं। यहाँ तक रखें, इंशाल्लाह फिर हम अपने टॉपिक को जो है वो अगले पॉइंट के अंदर मज़ीद कंटिन्यू करेंगे।